Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की वीडियो में क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन आंसर है आपके सामने जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे ये सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ इसकी जो चैप्टर है वो आप जाके पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तभी इस क्वेश्चन आंसर को आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऐसे भी आप मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वाउंड्स, मतलब कि जो गिलहरी थी, है ना, गिलहरी था, उसको चोट कैसे लगी। ठीक है, वाउंड मतलब घाव होता है, तो उसको घाव कैसे लगा। तो 2 crows assaulted गिल्लू with their beaks and he get injured with 2 wounds on his body which causes he become motionless start clinging। कहने का मतलब है जो 2 कौवे थे ना, वो गिल्लू को अपनी चोट से मार मार कर घायल कर दिया, इंजर्ड, है ना, विथ 2 wounds, मतलब उसको 2 घाव हो गए उसके शरीर पे, विच कॉजेज, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वो बहुत ही मोशनलेस हो गया, वो गतिहीन हो गया, मतलब वो रेंगने लगा। क्लिंगिंग मतलब लिपट जाना। ठीक है, तो हु स्टार्टेड, दूसरा क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल एज अ गिल्लू, यानी कि कौन उस छोटी सी गिलहरी के बच्चे को गिल्लू बोलना कौन शुरू कर दिया। ठीक है, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ महादेवीज हाउस स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल एज गिल्लू। तो कहने का मतलब है कि कौन बोलना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो महादेवी वर्मा के घर के जो लोग थे ना, वो उस छोटी गिलहरी को गिल्लू बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वॉन्ड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल, यानी कि ऑइंटमेंट मतलब होता है जो लोशन होता है ना, मरहम होता है ना, उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। तो कौन से मरहम से उस छोटी सी गिलहरी के घाव को ठीक किया गया, तो इट वॉज पेनिसिलिन ऑइंटमेंट विच वॉज अप्लाइड ऑन द वॉन्ड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल। पेनिसिलिन की जो मरहम होती है ना, वो लगाई गई थी उस छोटी सी गिलहरी के घाव पे, जिसकी वजह से वो ठीक हुई थी। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई, व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक। कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन, चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कॉमन नाउन था जो वो कन्वर्ट हो गया प्रॉपर नाउन में। इसका मतलब क्या है, आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक और चीज़ पूछी जा रही है कि व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक, मतलब एक नाम के, मतलब नाम किस तरीके से अलग होता है, मतलब नाम रखना किसी का क्यों अलग होता है, वो चीज़ हम जानते हैं। पहली चीज़ कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, पहले कॉमन नाउन जान लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन सिग्निफाइज ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब विशेष वस्तु कोई ले लेते हैं, उसके पूरे मतलब सिग्निफाई ऑल द, उसके हर एक लोगों के बारे में चर्चा करना कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि लिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं गाय। गाय जो है, गाय कहने से हमें पूरी गाय प्रजाति का बोध हो रहा है, उसके हर एक इंडिविजुअल के बारे में जानने को मिल रहा है, तो इस वजह से हम गाय को कॉमन नाउन में रखेंगे। और अगर वही गाय का कहीं नाम होता, उस गाय को हम प्रॉपर नाम दे देते हैं कि मान लो भूरी, उसका नाम है गाय भूरी है, तो उसका नाम रख दिया कि ये भूरी है, ये मेरी भूरी है ना, तो ये जो भूरी नाम दिया गया तो हमने उसको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में बदल दिया। जिसका मतलब क्या है कि इसी को कहते हैं कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट होना, यानी कि उसको एक नाम दे देना। और वही मतलब होता है कि ए नेम डिफरेंशिएट एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर्स, कि एक नाम जो होता है ना, वो बाकी लोगों से आपको भिन्न करता है, अलग करता है। तो इसीलिए उस गिलहरी को नाम दे दिया गया जिससे वो एक विशेष मतलब प्रॉपर नाउन में वो कन्वर्ट हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले पार्ट का। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री, मतलब जो गिल्लू थी वो किस तरीके से ये जताती थी या फिर बताती थी कि वो भूखी है। बीइंग हंग्री गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाई ट्विटरिंग चिक चिक, यानी कि जब गिल्लू जो थी अपना भूखी होती थी ना, तो वो चिक चिक की आवाज़ निकालती थी, जिससे इन लोगों को पता चल जाता था, महादेवी वर्मा को पता चल जाता था कि जो गिलहरी है वो भूखी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉम्प्टेड द नैरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, मतलब कि ऐसा
कब एहसास हुआ। नैरेटर जब भी बोला जाता है तो आप समझ लें कि लेखक के बारे में बात किया जा रहा है। नैरेटर का मतलब होता है वर्णन करने वाला। तो जो नरेट कर रहा है, कहानी को वर्णित कर रहा है ना, वर्णन कर रहा है जिसका कहानी का, तो वो जो है उसको कैसे ऐसा लगा, कब लगा कि गिल्लू यानी कि गिलहरी को कब हमें आज़ाद कर देना चाहिए। तो इसका कंडीशन देखते हैं, क्या सिचुएशन था। तो एज गिल्लू यूज टू सिट नियर द वायर मेस्ड विंडो एंड अफेक्शनेटली कीप पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि वायर मेस्ड विंडो मतलब होता है ना जाली नुमा खिड़की, एफेक्शनेटली यानी कि बहुत स्नेह से, स्नेहपूर्वक इसको बोलते हैं। एफेक्शन मतलब स्नेह होता है, प्यार से देखना, तो एफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेहपूर्वक। पियरिंग मतलब झांकना या फिर निहारना। अब इसका मतलब समझते हैं कि एज गिल्लू मतलब जैसा कि जो गिलहरी थी गिल्लू, वो जो जालीनुमा खिड़की थी उसके पास बैठा करती थी और बड़ी स्नेहपूर्वक भाव से बाहर की दुनिया को देखा करती थी। मेड द नैरेटर रियलाइज, तो इस वजह से नैरेटर जो थी उसको ये आभास हुआ, है ना, एहसास हुआ दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि हमें ऐसा लगता है कि उसको फ्री कर देना चाहिए क्योंकि इसको आज़ादी चाहिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्वायरल, मतलब गिलहरियों की जो अवधि होती है, जीवन अवधि होती है, वो कितनी साल होती है। तो स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ 2 years। लाइफ स्पैन मतलब होता है जीवन काल। तो स्पैन मतलब एक गैप होता है, तो कितने कार्यकाल होता है ना जैसे, तो लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल, कितने साल तक जीवित रहेगा कोई। तो स्क्वायरल के जो 2 साल होते हैं लाइफ स्पैन। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, तो गिल्लू का सबसे पसंदीदा खाना क्या था। काजू वॉज द गिल्लूज फेवरेट फूड, जो गिल्लू का जो पसंदीदा खाना था वो था काजू। पांचवा है कि व्हेन वॉज हिज स्विंग टेकन ऑफ, यानी कि उसका झूला, उसके लिए झूला बनाया गया था गिल्लू के लिए, तो वो झूला कब उतार दिया गया। टेकन ऑफ का मतलब उतारना। तो आंसर है कि व्हेन गिल्लू डाइड देन हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ, जब गिल्लू मर गया ना तब उसका झूला जो है उतार दिया गया। लॉन्ग आंसर की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाट डिड द नैरेटर डू विद द वाउंडेड स्क्वायरल, यानी कि जो नैरेटर था, नैरेटर जो थी हमारी इसमें, क्योंकि लेखक महादेव वर्मा है, तो उन्होंने जो वाउंडेड स्क्वायरल थी, वाउंडेड मतलब घाव लगा हुआ जिसको, जिस गिलहरी को, तो उसके साथ क्या किया उन्होंने, नैरेटर ने। तो द नैरेटर व्हेन सॉ द वाउंडेड स्क्वायरल एट द जंक्शन ऑफ द फ्लावर पॉट एंड द वॉल, शी पुट इट ऑन हर हैंड एंड वाइप्ड आउट द ब्लड ऑफ द वाउंड्स जेंटली विथ कॉटन वूल, यानी कि जो नैरेटर थी ना, उन्होंने जब देखा उस घायल गिलहरी को, कहाँ पे देखा, एट द जंक्शन ऑफ द फ्लावर पॉट एंड द वॉल, यानी कि फ्लावर पॉट फूल का जो गुलदस्ता होता है ना, फूल का जो गमला होता है जो रखा हुआ था, और मतलब वॉल, दीवार की साइड में रखा हुआ था, तो उन दोनों के बीच में, है ना, जंक्शन पे उस गिलहरी को उन्होंने देखा जो घायल थी। सी पुट, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में उसको रखा और उसके खून को वाइप मतलब पोंछना, तो उन्होंने खून को साफ कर दिया जेंटली, बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से। किसके हेल्प से, कॉटन वुल से, है ना, सूती कपड़े से या फिर रुई से कह लीजिए, उन्होंने साफ कर दिया उसके खून को। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द नैरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्वायरल हेल एंड हर्टी। कहने का मतलब है कि लेखक जो नैरेटर थी उन्होंने बेबी स्क्वायरल को हेल मतलब स्वस्थ होता है, और हर्टी का मतलब होता है भरपेट खिलाना, तो उसको कैसे स्वस्थ कर दिया जो घायल थी, और साथ में उसको भरपेट कर भोजन कैसे खिलाया वो जानते हैं। आफ्टर वाइपिंग इट्स ब्लड द नैरेटर अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट टू द वाउंड्स, ये हमने अभी पहले पढ़ा कि ब्लड जो था, खून को साफ करने के बाद उस नैरेटर ने, उस लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने पेनिसिलिन जो दवा थी, लोशन था, उसको उन्होंने लगाया उसके घाव पे। आफ्टर वाइपिंग एंड अप्लाइंग ऑइंटमेंट शी ट्राई टू फीड हिम सम मिल्क, उस ऑइंटमेंट, उस लोशन को लगाने के बाद उसने ट्राई किया, है ना, उन्होंने ट्राई किया कि उसे कुछ दूध पिलाया जाए, फीड मतलब खिलाना होता है, बट ही वॉज अनेबल टू टेक दैट मिल्क, लेकिन जो वो अनेबल मतलब असमर्थ, जो वो गिलहरी था ना वो असमर्थ था दूध को लेने में, ठीक है। आफ्टर सेवरल आवर्स एफर्ट मतलब प्रयास, मतलब घंटों प्रयास के बाद शी कुड मैनेज टू पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू हिज माउथ, मतलब बहुत घंटों के प्रयास के बाद उस गिलहरी ने अपने मुंह में एक बूंद पानी जाने दिया। एंड आफ्टर 2 days ही बिकेम
हेल एंड हेल्दी। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद वो जो गिलहरी थी ना, वो जो था मतलब वो स्वस्थ हो गया और साथ ही साथ हेल्दी हो गया, भर पेट के खाना भी खाने लगा और स्वस्थ भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इनडिस्पोजिशन ऑफ द नरेटर। व्हाट डज दिस सजेस्ट? इनडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? अस्वस्थ होना। तो इसका मतलब है कि गिल्लू टुक लिटिल फूड, टुक मतलब लेना, तो जो गिल्लू था वो थोड़ा सा भोजन लिया करता था ड्यूरिंग के दौरान, यानी किसके दौरान? जब जो नैरेटर थी ना वो अस्वस्थ थी, बीमार थी, तो उस दौरान जो गिल्लू था वो भी थोड़ा ही भोजन किया करता था। वॉट डज दिस सजेस्ट? इससे आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर है कि द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट गिल्लू हैड मच अफेक्शन विद द नैरेटर। अफेक्शन का मतलब होता है कि अफेक्शन का मतलब प्यार, स्नेह। तो द स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी, उससे हमें ये पता चलता है कि जो गिल्लू है ना उसको बहुत ज़्यादा अपने नैरेटर से प्यार था, है ना। जो वर्णन करा, जो लेखिका है, उससे बहुत ज़्यादा उसको स्नेह था। तो ड्यूरिंग द नैरेटर्स इंडिस्पोजिशन गिल्लू वुड सिट नियर हर हेड लाइक एनी वेल विशर, accompanies like a family member and took care of her mental peace and pleasure। कहने का मतलब है ड्यूरिंग द नैरेटर्स इंडिस्पोजिशन, मतलब जिस समय जो लेखिका थी वो बीमार थी, अस्वस्थ थी, गिल्लू जो थी वो अक्सर, मतलब गिल्लू जो था वो उनके सिर के पास बैठा करता था और ऐसा लगता था कि एनी वेल विशर होता है ना, कि शुभचिंतक, एक शुभचिंतक की भांति वो उनके सिर के पास बैठा रहता था, एक फैमिली मेंबर की तरह बैठा रहता था और उनकी देखभाल करता था। ऑफर मेंटल पीस मतलब दिमागी संतुलन ठीक रखता था, है ना, शांत रखता था उनके दिमाग को, एंड प्लीजर उनको खुशी प्रदान करता था। When the narrator was in hospital, he took little food because he was habituated to take food in her company। कंपनी मतलब होता है साथ, दोस्ती, ये भी होता है। ऐसा नहीं है कंपनी मतलब इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। कंपनी मतलब होता है किसी का साथ होना, है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि when the narrator was in hospital, जब नैरेटर जो है यानी लेखिका जो है वो हॉस्पिटल में थी, he took little food, यानी कि जो गिल्लू है वो बहुत कम भोजन लिया करता था, क्योंकि he was habituated, वह उसका आदी हो चुका था, to take food in her company, कि भोजन उसी के साथ किया करता था, इसलिए उसका वो आदी हो चुका था। Thus the line suggests that गिल्लू had so much अफेक्शन विद द नैरेटर। तो इसीलिए जो ऊपर की लाइन थी वो ये सजेस्ट करती है, ये बताती है हमें कि नैरेटर के प्रति उस गिल्लू का बहुत ज़्यादा स्नेह था। दैट हर एब्सेंस डिड नॉट गिव हिम एनी प्लेजर इन फूड, जिसकी वजह से उसकी अनुपस्थिति की वजह से उस गिल्लू को, है ना, भोजन में कुछ मज़ा नहीं आता था, इसलिए वो खाता कम था। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। डू यू हैव एनी पेट एनिमल्स? हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू? कहने का मतलब है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है और आप उसका ख्याल कैसे रखते हो? तो जाहिर सी बात है जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपके लिए 2 ऑप्शन आएंगे कि आपके दिमाग में आएगा सही बात है तो मेरे पास तो सही में कोई पेट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? आई हैव नो एनी पेट एनिमल। लेकिन अक्सर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये जानना जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आपके पास अगर पालतू जानवर होता तो आप कैसे उसकी रक्षा करते, कैसे उसकी देखभाल करते। तो ये आपके आइडिया जानना चाहिए, तो इसलिए आपको यस ही लिखना चाहिए। और उसका आंसर कैसे करेंगे वो मैंने आपके लिए लिखा है कि यस आई हैव ए पेट एनिमल, हाँ मेरे पास एक पालतू जानवर है। इट इज़ अ डॉग विच आई कॉल जिमी, यह एक कुत्ता है जिसको मैं जिमी नाम से पुकारता हूँ। ये आप नाम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है फ्रेज है एक, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत ही आदी होना, या फिर उसको आदत पड़ी हो किसी चीज़ की, लत लगी हो। तो इट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, जो जिम्मी है वो मेरे प्रति बहुत प्यार रखता है, इसलिए वो मेरा आदी हो चुका है ना। व्हेन आई लीस इट एंड गो अवे, लीस मतलब होता है बांधना, रस्सी से बांधना। तो व्हेन आई लीस इट एंड गो अवे, जब मैं उसको बांध देता हूँ और कहीं चला जाता हूँ, इट बार्क्स अलाउड फॉर इट वांट्स टू गो विथ मी, मतलब वो बहुत तेज़ी से भौंकता है इसकी क्योंकि वो चाहता है कि मेरे साथ जाए। एंड व्हेन आई रिटर्न बैक इट अगेन बार्क्स टू कम नियर मी, और जब मैं रिटर्न होके आता हूँ तो वो भौंकते हुए मेरे पास आना चाहता है। व्हेन इट फील हंग्री इट इन्फॉर्म्स मोर्निंग लाउडली, मोर्निंग मतलब होता है हुंकार भरना होता है ना, जैसे कुत्ते जो होते हैं ऊँ करके रोते हैं ना,
तो उसको मोर्निंग कहते हैं। तो बहुत तेज़ी से रोने लगता है जब वो भूख लगती है उसको। तो वेगिंग इट्स टेल, वेगिंग मतलब पूँछ हिलाना, तो अपनी पूँछ को हिलाता है। एंड मूविंग एट इट्स प्लेस, अपनी जगह पे वो गोल गोल घूमने लगता है। तो वो इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि उसको भूख लगी है। यू कैन से दैट माई डॉग ऑलवेज नीड्स माई कंपनी, ए कंपनी मतलब वही हो गया उनका साथ, यानी कि आप कह सकते हो कि मेरे कुत्ते को मेरा साथ चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को दे सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। आंसर है, अब क्वेश्चन है 5वां, व्हाट डिड द नैरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। मतलब जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो नैरेटर को कैसा फील हुआ वो बताइए, और साथ ही साथ डिस्क्राइब हर फीलिंग इन योर ओन वर्ड्स, मतलब आपको क्या लगता है कि कैसा फीलिंग हुआ होगा उसको, वो अपने शब्दों में बताइए। आंसर है कि एट द डेथ ऑफ गिल्लू द नैरेटर फेल्ट वेरी सॉरी। जब गिल्लू मर गया ना तो नैरेटर को बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ। सी ऑल्सो फेल्ट दैट द कंपनी ऑफ सोनजूही क्रीपर वुड गिव मच सेटिस्फेक्शन टू हिज सोल। एक क्रीपर यानी कि लतेदार पौधा, क्रीपर मतलब लतेदार पौधा, और एक सोनजूही करके कुछ लतेदार पौधा होता है। तो उनको ऐसा लगा, सी ऑल्सो फेल्ट, जो नैरेटर है उनको लगा कि जो कंपनी ऑफ संजूही क्रीपर वुड गिव मच सेटिस्फैक्शन टू हिज सोल। सोल मतलब आत्मा, यानी कि अगर मैं सोनजूही क्रीपर लतेदार जो पौधा है उसको उसके मतलब कहते हैं ना जहाँ पे उसको दफनाया जाता है वहाँ पे वो अगर पेड़ लगा दूँ, पौधा लगा दूँ, तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उसको एक साथ मिलेगा, कंपनी मिलेगा। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज ही लव्ड इट मच, क्योंकि जो गिल्लू था ना वो इस लतेदार पौधे को बहुत पसंद करता था। सी फर्दर फेल्ट दैट सम डे गिल्लू माइट कम आउट एज जूही फ्लावर, और उनको ऐसा लगता था जिस तरीके से जूही फ्लावर जो फूल होती है वो उभर के आता है, वैसे ही उनको विश्वास था जो लेखिका है माधवी वर्मा कि कभी ना कभी गिल्लू जो है ऐसे ही उभर के जूही फूल की तरह बाहर आएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। इन व्हाट कंडीशन डिड द नैरेटर फाइंड गिल्लू, यानी कि किस अवस्था में गिल्लू को नैरेटर ने पाया था। What did she do with it? उसके साथ उन्होंने क्या किया। What would you do in a similar situation? अगर आप होते उस जगह पे तो क्या करते उस तरीके की परिस्थिति में। तो आंसर है कि the narrator found गिल्लू in a wounded position। बिल्कुल सही है कि नैरेटर ने गिल्लू को एक घायल अवस्था में पाया। When two crows had assaulted it with their beaks and were ready to kill it, यानी कि जब उन्होंने देखा तो दो कौवों ने उनके साथ जो गिल्लू है उसके साथ बहुत ही उसको घायल कर दिया था, है ना, विद देयर बीक्स, अपने चोंच से मार के, और मारने के लिए उसको जान से मारने के लिए तैयार थे, किल करने के लिए, है ना। इट वॉज लाइंग मोशनलेस हिडन इन द गैप एट द फ्लावर पॉट एंड द वॉल, यानी कि वो मतलब ऐसे लग रहा था कि जो पॉट और जो गमला है और जो दीवार था ना उसके बीच में गैप में वो बिल्कुल गतिहीन अवस्था में पड़ा हुआ था। लाइंग मतलब पड़ा होना। द नरेटर जेंटली लिफ्टेड गिल्लू अप एंड ब्रॉट टू हर रूम, नरेटर ने गिल्लू को हाथ में उठाया और अपने रूम में लेकर आई। सी नर्स्ड हर, नर्स्ड मतलब होता है नर्स की तरह रखवाली करना, देखभाल करना, केयर करना, उसको नर्सिंग कहते हैं, नर्स्ड। सी नर्स्ड हर वाउंड्स एंड गिव मिल्क एंड वाटर एज फूड, और उन्होंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे हर नहीं होगा, हिम होगा। सी नर्स्ड हिम, है ना, उस गिलहरी को, क्योंकि इसमें जो गिलहरी है उसको मेल दिखाया गया है, बार बार ही यूज किया गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सी नर्स्ड हिम होगा, सी नर्स्ड हिम वाउंड हिज वाउंड, सॉरी, सी नर्स्ड हिज वाउंड्स एंड गिव मिल्क एंड वाटर एज फूड। तो उन्होंने गिलहरी का जो घाव थे उसको साफ किया, उसको सफाई करी और उसको दूध दिया, पानी दिया, भोजन खिलाया। सी ऑल्सो अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट टू इट्स वाउंड, उन्होंने जो घाव ठीक करने के लिए कौन सा ऑइंटमेंट लगाया था, पेनिसिलिन का दवा लगाई थी। फर्दर सी केप्ट इट एज ए पेट, उसके बाद से उन्होंने उसको पालतू के लिए अपने पालतू जानवर की तरह रख लिया। और आई वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग व्हाट द नैरेटर डिड, और मेरे समझ में मैं भी यही चीज़ करता जो नैरेटर ने किया। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चन आंसर इसके। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।